देखिए, उर्दू नामा में हर एपिसोड में मैं कोई ना कोई एक वर्ड लेती हूँ उर्दू का और फिर उसको हम शायरी के हवाले से समझते हैं, उसे और एक्सप्लोर करते हैं। आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज हम पोएट्री की बात नहीं करेंगे, प्रोज की बात करेंगे। आज हम नज़्म की बात नहीं करेंगे, नस्र की बात करेंगे। दरअसल एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती हुई किताब है, उस किताब की बात करेंगे। उर्दू को हम एक स्टीरियोटाइप में ही देखते हैं, एज इफ इट ओनली बिलोंग्स टू जस्ट वन कम्युनिटी। हकीकत यह है कि उर्दू ज़बान किसी एक समूह की नहीं है, एक कम्युनिटी की नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान की है। इसी बात पर फोकस करेंगे थ्रू अ न्यू बुक, हुज उर्दू इज इट एनीवे, एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर रखशंदा जलील। ये एंथोलॉजी उर्दू शॉर्ट स्टोरीज को इंग्लिश में लेकर आती है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें नॉन मुस्लिम राइटर्स ने लिखा था। कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, कन्हैया लाल कपूर, रामानंद सागर, संपूर्ण सिंह गुलजार, कुल मिलाकर 16 राइटर्स, and there are 16 stories, all originally written in Urdu and now translated and edited by Dr. Jaleel. डॉक्टर रखशंदा जलील के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है हमारी। वेलकम टू द शो मैम। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपना वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त हमें दिया। हर किताब किसी ना किसी सवाल के रिस्पॉन्स में लिखी जाती है। ये जो सवाल है हुज उर्दू इज इट एनीवे, ये सवाल आपको कब से परेशान कर रहा था, पहले ये बताइए। ये सवाल फाबिया मुझे एक बहुत लंबे अरसे से परेशान कर रहा है और मैं एक लंबे अरसे से उर्दू के इर्द गिर्द काम कर रही हूँ। मेरी तालीम तो अंग्रेजी में हुई थी। मैं एक अंग्रेजी मीडियम की विक्टिम कह लीजिए, प्रोडक्ट कह लीजिए। मास्टर्स भी अंग्रेजी में किया तो मैं डबल वैमी से उसकी विक्टिम रही हूँ। लेकिन एक लंबे घर पे उर्दू बोलने का, लिखने पढ़ने का माहौल था। मैं एक ऐसे स्कूल में गई थी जहाँ 6, 7, 8 में थर्ड लैंग्वेज के तौर पे आपको बहुत से ऑप्शंस दिए जाते थे। उसमें से एक ऑप्शन आपका उर्दू भी था। मेरे उर्दू के असल उस्ताद एक भसीन साहब थे, जो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज थे, जो अलिफ को अलग pronounce करते थे, लेकिन थे मेरे उस्ताद और मैं उनको आज तक सलाम करती हूँ। तो ये भसीन साहब ने मुझे उर्दू सिखाई और एक लंबे अरसे से मेरे जहन में ये सवाल था कि ये क्यों मुसलमानों के साथ जोड़ी जाती है। सिर्फ एक एक कौम, एक मजहब, एक कम्युनिटी के साथ इसका टांका आके कहीं मिल जाता है। भले ही लोग कहें कि अरे हमारे दादा पढ़ा करते थे। भाई तो आपको क्यों नहीं आती? व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम लर्निंग? आप मैथ्स का ट्यूटर रख के मैथ सीख लेते हैं। अगर आपको इतनी अच्छी लगती है आप भी सीख लेते। तो ये सवाल किसी इनके जवाब नहीं थे। और ये आज की मसला नहीं है, ये मेरी जनरेशन का मसला नहीं है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये तो 100 साल से पुराना डिबेट है। और इसकी पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसकी एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी समझने की जरूरत है। उसके बगैर इस मसले का कोई हल नहीं है। इसको आप इसकी पॉलिटिकल मोरिंग से अगर डिसंगेज करेंगे तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स और जगहों पे भी लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे मसला आके कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाता है कि दो बड़ी ट्रेडिशंस हैं, हिंदी और उर्दू, नॉर्थ इंडिया में। हाँ, मिलके वो इतना स्वीट, बड़ा शीरीन उनका मिश्रण है जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। ज्यादातर लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसमें से, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दो कैंप्स बना लिए हैं। और फिर जैसे अखाड़े में लड़ाई होती है ना, वो टाइप की कुछ चल रही है हिंदी वालों के बीच में और उर्दू वालों। इंस्टेड बिल्डिंग अ ब्रिज, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर कॉमनैलिटीज, लैंग्वेज पॉलिटिक्स के विक्टिम होने की वजह से उनको ये लगा कि इसको, एक भाषा को एक मजहब के साथ जोड़ दो, दूसरी को दूसरे के साथ जोड़ दो और बस। तो मैं आप कहिए अभियान में, क्रूसेड में, जिहाद में, जो लफ्ज कहना चाहें उसमें लगी हुई हूँ, ये कहने के लिए कि उर्दू किसी एक मजहब की, किसी एक प्रांत की, किसी एक स्टेट की, किसी एक लोगों की जबान नहीं, उसी अभियान की एक कड़ी है। ये जो अभियान जिसकी आप बात कर रही हैं, जो एफर्ट्स जिनकी आप बात कर रही हैं, दे आर वाइटल। हमारी भी एक ये छोटी सी कोशिश है कि उर्दू पोइट्री को हम एक्सेसिबल बनाएं। अब हर उर्दू लवर को उर्दू की क्लास में आप फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। आपसे मैं और मज़ीद समझना चाहती हूँ कि इस अभियान का जो बहुत ही बुनियादी लेवल है वो क्या हो सकता है। पहली तो वही जो आप कर रही हैं, यानी कंटेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, यानी अच्छा कंटेंट, सही कंटेंट, जिसमें गलतियां ना हो, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन को परपेचुएट ना किया जाए, यानी गलत सलत शेर बेचारे गालिब को एट्रीब्यूट ना कर दिए जाएं या गुलजार साहब को ना एट्रीब्यूट कर दिए जाए। सही कंटेंट और बैकग्राउंड के साथ, जिसको मैं कहती हूँ कंटेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग।
वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप कह रही हैं हर एक को तो क्लास में बिठा के नहीं सिखाया जा सकता। एग्जैक्टली। दूसरा, लेकिन मैं फिर जबान की तरफ आऊंगी कि किसी भी लिटरेरी कल्चर को उसकी जबान से, उसकी स्क्रिप्ट से स्प्लाइस करके आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये आप पे है, आपकी दिलचस्पी एक सरसरी तौर पे है, वो भी ठीक है, मैं कोई वैल्यू जजमेंट्स यहाँ नहीं दे रही हम्म। हूँ। आपको थोड़ी भी दिलचस्पी है तो चलिए आप कंटेंट के जरिए उसको एक्सेस करिए, ऑडिबल कंटेंट के जरिए या पॉडकास्ट के जरिए वगैरह। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट स्टेप वाली दिलचस्पी है, आप उस स्टेज से अगली स्टेज में जाने को तैयार हैं या चाहते हैं या उत्सुक हैं, तो फिर आप जबान से परहेज मत कीजिए। और अब तो हमने कोविड में ये सीखा कि कितने ही ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, और आपके वो शहर तक होने की जरूरत नहीं है, आप मुल्क में कहीं भी बैठ के, बल्कि दुनिया में कहीं भी बैठ के ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और ये एक या दो नहीं, बल्कि मैं ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस को जानती हूँ जहाँ उर्दू सिखाई जा रही है। और कई तो बहुत इंटरेस्टिंगली क्यूरेटेड प्रोग्राम्स हैं कि वो आपको स्क्रिप्ट भी सिखा रहे हैं। वो, जैसे आपको गजल में दिलचस्पी है तो गजल की क्या बारीकियां हैं, कंटेंट उस किस्म का भी वो प्रोवाइड, बल्कि सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं। जी। तो टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है। अब ये आप पे है, कई लोग सिर्फ इससे ही कह के बहुत स्वीट जबान है, उसके आगे क्या, बिल्कुल। उसके आगे भी तो बढ़िए। और एब्सोल्युटली। कब तक आप गलत सलत शहरों पे झूमते रहेंगे, कब तक आप वाह वाह करते रहेंगे, वो सब अपनी जगह है। और फाबिया, अगर आप बुरा न माने तो एक तल्ख बात कहूंगी, हम्म। उर्दू सिर्फ उर्दू शायरी नहीं है, उर्दू के फिक्शन को बिल्कुल। नजरअंदाज किया जाता है। फर्क ये है कि शायरी एक्सेसिबल है, बहुत से पोर्टल से आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो व्हाट्सएप्स हो, चाहे ट्विटर हो, पार्लियामेंट तक में लोग गलत सलत बहुत शेयर अट्रैक्टिव करते हैं। है। अट्रैक्टिव है, बहुत मतलब ज्यादा। गागर में सागर भरने वाली जो एक हम्म। कैपेसिटी है वो इन दो बिल्कुल। मिसरों में है, कि वो एक बड़ी बात को दो लाइनों में आपसे कह सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, मतलब आई एम द लास्ट पर्सन टू डिक्राई इट्स ब्यूटी, बट आई एम सेइंग कि यही उर्दू नहीं है। उर्दू में फिक्शन भी है, या तो तर्जुमों के जरिए, जहां तक हो सके लिप्यांतर के जरिए, यानी उर्दू को हिंदी में पढ़ने की हिंदी पब्लिशर्स ने बहुत उम्दा काम किया है। हम्म। और तीसरा, फिर मैं वहीं आ जाऊंगी कि थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जबान सीखिए और फिर उर्दू को उर्दू में पढ़िए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग को खोल के रखिए कि उर्दू सिर्फ उर्दू शायरी नहीं है, बिल्कुल। उर्दू सिर्फ इश्क मोहब्बत की जबान नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत उम्दा शायरी है इश्क मोहब्बत की, रेवोल्यूशन की, एक इनकलाब जो आएगा, एक लाल आंधी जो उठेगी, वो सब है। लेकिन बहुत सी चीजें और हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी की हैं, जो मे भी बहुत स्पेक्टाकुलर नहीं है, लेकिन उनको भी तो पढ़ना समझना चाहिए ताकि आप अपने समाज को समझ सकें। I now want to talk about the book and your other works also. आपका जो काम है प्रोग्रेसिव राइटर्स और उस लिटरेचर पर काफ़ी फोकस्ड रहा है। आपने पीएचडी भी उसमें की है, यानी सोशल इनजस्टिस, पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म के थीम्स पर कहानियाँ लिखी गई थी उस दौर में। आपकी इस किताब में आज के इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो हमें किन किन स्टोरीज में दिख सकते हैं? अच्छा, तो ये जो किताब है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, इसमें 16 राइटर्स हैं। 16 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट बहरहाल 16 हैं। इनमें से 3 अभी हयात हैं, हमारे बीच में है, गुलजार साहब, रेनू बहल जो चंडीगढ़ में रहती हैं, और दीपक बुटकी साहब जो कश्मीर से हैं। तो इन लोगों ने आज के समाज की कहानियां लिखी। एक्चुअली इन सभी 16 लोगों का जो मेरा इंतखाब रहा है, जो मेरी सिलेक्शन है, उसका मकसद यही है कि वो कहीं ऐसी कहानियां हों जो समाज से जुड़ी हों, लेकिन वो अब बहुत टाइमली और टॉपिकल ना हो, मतलब उनमें एक डेटेड क्वालिटी ना हो कि वो अच्छा 20 साल पहले लिखी गई थी तो उस वक्त तो ठीक थी, लेकिन अब पढ़ने में अटपटी लगती है। जी। तो कहीं ये भी एक मकसद था। आपका सवाल था कि आज की क्या कहानियां हैं, तो ये जो 3 लोग हैं, बहुत मुख्तसरन का बताऊं। दीपक बुटकी साहब की कहानी का नाम है द रेप ऑफ एन अबैंडन्ड हाउस, और ये कहानी उर्दू में भी इसका यही नाम था। ये कहानी है कश्मीरी पंडित जब अपना घर छोड़ के आते हैं कश्मीर में, तो उनके घर, उनकी जमीन जायदाद, उनकी मटेरियल पोजेशंस जो वो पीछे छोड़ आते हैं, उनका क्या हशर होता है, कैसे एक एक करके घर को पहले तोड़ा जाता है, फिर अंदर जाते हैं लोग, फिर चोरियां होती हैं, फिर धीरे धीरे करके हर चीज चोरी हो जाती है, दरवाजे खिड़कियों से लेके हर मुमकिन चीज, और फिर आखिर में
उसको आग लगा दी जाती है और कहानी खत्म कुछ ऐसे होती है कि जैसे अक्सर व बेशतर हम सुनते हैं कि जब किसी औरत का रेप होता है तो उसके बाद उसको मार भी दिया जाता है, अक्सर जला भी दिया जाता है ताकि कोई एविडेंस ही ना रहे। तो ये बिल्कुल के वक्त की कहानी है। रेनू बहल की कहानी है द्रौपदी जाग उठी। उर्दू में कहानी है, कहीं कहीं पंजाबी की झलक आती है जबान के लिहाज से, वोकैबुलरी के लिहाज से, और बिल्कुल रूटेड है रस्टिक पंजाब में। और बात करती हैं रेनू जी फीमेल फीटिसाइड की। पंजाब में हम जानते हैं कि मेल फीमेल रेशियो बहुत अनइवन है। ये है कि लोगों को जो लड़की के बजाय लड़के की चाह है, तो फीमेल फीटिसाइड के जरिए, टेस्ट के जरिए बच्चों को माँ के पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। उसके नताइज क्या होते हैं, उसके नतीजे क्या होते हैं? उनमें से एक ये है कि जब आप अपने लड़के की शादी करने को निकलते हैं तो लड़कियां हैं नहीं, जो हैं उनके डिमांड्स अलग हैं, तो फिर आप बाहर से लड़कियां लाते हैं और स्टेट से लड़कियां लाते हैं। ये बहुत आज की कहानी है और ये बिल्कुल सही कहानी है, इसमें कोई चीज मनगढ़ंत नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि किस किस्म के इश्यूज हैं, देखिए समाज में रह के कहानी लिखना, आप कोई भी वक्त में हो, आप कोई भी लैंग्वेज के हो, ये मेरे ख्याल से राइटर का काम है। और ये सारे ही 16 के 16 राइटर्स इस तरह से करते हैं। गुलजार साहब जो माशाल्लाह हयात हैं और आज की कहानी लिखते हैं, जिन्हें अक्सर हम उनके साथ बड़ी नाइंसाफी करते हैं कि उनको एक फिल्म मेकर और लिरिसिस्ट के तौर पे ही देखते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत लिरिकल गाने लिखे हैं, जरूर उन्होंने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फिल्म सॉन्ग्स लिखे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो एक बहुत उम्दा प्रोज स्टाइलिस्ट भी हैं। उनका कहानी गढ़ने का तरीका बहुत निराला है और जो उनकी शायर की नजर है वो भी उनकी कहीं अफसानों में आती है। तो उनकी जो कहानी इस कलेक्शन में है उसमें भी आ, आज के दौर का जिक्र है, जहाँ जब तीज त्योहार आते हैं तो हम खुश होने के बजाय भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि कोई ना कोई कम्युनल वाकया ना हो जाए। जब रामलीला का वक्त आता है और मुसलमान कारीगर एफिजीज बनाते हैं रावण की, तो उसी वक्त अगर कोई मुसलमान त्योहार भी आ जाए, मुहर्रम भी उसी वक्त आ जाए, तो दिल में खुशी के बजाय खौफ आ जाता है। खौफ आ जाता है। तो खौफ ही कहानी का unवान भी है, और ये कहानी उसी के बारे में है कि these are very troubling times that instead of celebrating festivals we are consumed by fear कि अरे भाई कहीं कुछ वारदात ना हो जाए। तो ये बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि आज के वक्त की नब्ज पे कहानी लिखी गई है। मैंने पढ़नी शुरू की है पर अभी तक पूरी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जैसे ही किताब मैंने हाथ में ली, टेबल ऑफ कंटेंट्स खोला और देखा कि मैं कौन कौन से नाम जानती हूँ। पहला नाम कृष्ण चंद्र, आई नो, बिग फैन ऑफ हिज अफसाना। देन राजेंद्र सिंह बेदी, यस, लाजवंती, आई नो हिम। देन बलराज कोमल, आगे नजर दौड़ाती गई, एक नाम नहीं मिला, प्रेमचंद। ऐसा क्यों? न सिर्फ प्रेमचंद बल्कि प्रेमचंद के वक्त के दो और बड़े नाम हैं, उपेंद्रनाथ अश्क साहब, रामलाल, ये सब बड़े नाम हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है, जो नाम आप वाकिफ हैं और जो आप जानते हैं कि हिंदी उर्दू अदब के बड़े नाम थे जो अपने में बहुत एक्टिव थे, अगर वो आपको इस लिस्ट में नहीं मिलते हैं तो आप ये ना सोचिए कि मैं गाफिल हूँ इन नामों से, आप ये ना सोचिए कि ये इनमें नहीं है, कि इनका काम अहम नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जब आप एडिटर के तौर पे एक संजोते हैं, एक कंपाइल करते हैं एक कलेक्शन को, तो आपकी बहुत सी बहुत से क्राइटेरिया आपके जहन में होते हैं। मैं अलग अलग जबानें चाहती थी, इसमें प्रेमचंद का जिक्र आ ही जाता है सुरेंद्र प्रकाश की कहानी के जरिए। सुरेंद्र प्रकाश 80 के दशक में कहानी लिखते हैं। जो प्रेमचंद का किसान था वो सुरेंद्र प्रकाश के वक्त तक बूढ़ा हो गया है, और वो होरी नाम था, आपने प्रेमचंद में उसको इनकाउंटर किया होगा। अब वो होरी, उसकी भवें तक सफेद हो गई हैं, उसके अपने 2 बच्चे थे वो मर गए, उनके पोते हैं, वो उन पोतों को और अपनी बहुओं को पाल रहा है। और जो अग्रेरियन डिस्ट्रेस हमें अपने इर्द गिर्द दिख रहा है, हम में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो फार्मर्स स्ट्राइक से नावाकिफ नहीं हैं,
और हमें मालूम है कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ी अग्रेरियन क्राइसिस है। मुझे लगा कि प्रेमचंद तो हम पढ़ चुके हैं, हम में से बहुत लोगों ने प्रेमचंद को हिंदी में भी पढ़ा है, उर्दू में भी पढ़ा है, तर्जुमे में भी पढ़ा है। मैं चाहती थी कि प्रेमचंद के होली को आज का लिखने वाला कैसे उस समय से उठा के आज के समय में ले आता है, और फिर उस पे क्या बीत रही है। प्रेमचंद तो अपना काम करके 1936 में सिधार गए, लेकिन आज का लिखने वाला उसी कैरेक्टर को उठा के ले आता है आज के हिंदुस्तान में, और फिर बात करता है। तो मुझे लगा शायद मैं भूली नहीं हूँ प्रेमचंद को। प्रेमचंद ने एक समतल जमीन बना के दिया आज के लिखने वालों। मैं बाय ट्रेनिंग लिटरेरी हिस्टोरियन हूँ, मेरा जी काम है हिस्ट्री और की समझ रखना और उसके इंटरसेक्शन को बार बार टटोलना। तो प्लीज ये ना समझें कि जो नाम आपके पसंदीदा नाम है या जो पढ़ने वालों के नाम है वो इसमें क्यों नहीं है, वो इसमें एक वजह है, और वो वजह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताई है। Now I'm going to ask something जिसका जवाब मुझे पता है, but I'll go ahead and ask anyway. आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है? देखिए, माँ से कहना कि बच्चा कौन सा उसका मुझे पसंदीदा है मालूम तो था, यस, सो ट्रू। तो ये कलेक्शन नहीं, मैंने बहुत से और कलेक्शंस एडिट किए, और मेरा ये स्टैंडर्ड सवाल रहता है कि कुछ ना कुछ इसमें था कहानी में, तभी मैंने शामिल किया। नोबडी पुट अ गन टू माय हेड एंड से इसको जरूर इंक्लूड कीजिए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एडिट करते हैं कलेक्शन तो आप बहुत सी चीजें पढ़ते हैं और फिर उसमें से अपना इंतखाब करते हैं। सभी कहानियां दे स्पीक टू यू एट सम लेवल। कहीं ना कहीं उसमें कोई चीज है जो आपको पकड़ती है और कहती है कि नहीं, ये कहानी तो शामिल करनी ही करनी है। अगर मैं आपके सवाल को फाबिया पलट दूं और ये कहूं कि मुझे सबसे ज्यादा नागवार तो नहीं लेकिन तकलीफ दे कहानी कौन सी लगी, उसका जवाब दे सकती हूँ? बिल्कुल दीजिए। हाँ, तो पसंदीदा के बजाय मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा ट्रबलसम कहानी कौन सी लगी। सरला देवी की कहानी। एंड आई से दिस विद डीप रिस्पेक्ट फॉर हर। मैं अगेन कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा उनके लिए, उनके क्राफ्ट के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और मैं ढूंढने निकली थी विमेन राइटर्स। रेनू बहल तो है ही आज के वक्त की, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि उस वक्त जब इस्मत चुगताई एक्टिव थी, कुरतुलैन एक्टिव थी, हाजरा, खदीजा मसरूर, इस टाइप की औरतें लिख रही थी, तो नॉन मुस्लिम राइटर्स में औरतें कौन थी। तो ये मेरे लिए एक खोज थी कि भाई आखिर ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई भी ना लिख रही। तो मुझे सरला देवी मिली, जो कृष्णचंद्र जी की बहन है, महेंद्र नाथ की बहन है। उनकी शादी हुई है रेवती सरन जी से, जो हिंदी के बहुत बड़े लिखने वाले हैं, और वो एक्टिव हैं एज एन उर्दू राइटर। और बहुत सी कहानियां हैं, तो उनकी कई कहानियां मैंने पढ़ी, उनके कलेक्शंस में भी। वो एडिट भी करती थी मैगजीन, शाहरा नाम का एक मैगजीन, वो भी मैंने देखा। बहुत सी उनकी कहानियां पढ़ी, और फिर एक कहानी का इंतखाब किया जो मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और आप कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक थी। इट वॉज टिकिंग एट फर्स्ट रीडिंग ऑल द कम्युनल बॉक्सेस। यू नो, जिस बिगेटरी के दौर में हम रहते हैं, जिस अदरिंग के दौर में हम रहते हैं, ये कहानी आज से बहुत साल पहले लिखी गई है, लेकिन ये उन सब चीजों की तरफ इशारा करती है जो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के लिए बायसेस रखते हैं। मुसलमान गंदे होते हैं, उनके घर गंदे होते हैं, उनके घरों में कोई सेंस ऑफ हाइजीन नहीं होती है, उनके मटकों पर काई लगी हुई होती है, उनके घरों के आंगन में मुर्गियां बीट करती फिर रही होती हैं, खाना गंदगी से बनाते हैं। ये चीजें लोगों के जहन में हैं। एंड जो उनकी प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत खुल के इन सब बातों का जिक्र करती है, कैसे उसको इतनी घिन आती है मुसलमान के घर में रह के कि वो पानी तक नहीं पी सकती है, और शुरू के कई दिन तक वो अपने बिस्तर में यूं ऐसे सुकड़ के बैठी रहती है, क्योंकि वो उठ के जा नहीं सकती, उसे हर चीज से घिन आ रही है। ये बातें नई नहीं है फाबिया, ये सुनने में आती हैं हर वक्त। मैं स्कूल में पली बड़ी हूँ, और बातें ये मैंने पढ़े लिखे लोगों से और अनपढ़ लोगों से और सब तबकों के लोगों से सुनी है। मुस्लिम्स डोंट हैव सेंस ऑफ हाइजीन। लेकिन जब आप इसे प्रिंट में पढ़ते हैं, जब आप इसे ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, तो ये चैलेंजिंग कहानी है। कहानी वहां खत्म नहीं होती। अगर वहां खत्म होती तो शायद मैं इसको इंक्लूड ना करती। ये एक लव स्टोरी है, हिंदू लड़की और एक मुसलमान आदमी के बीच में। ये लव जिहाद से पहले का वक्त था, तो इसमें लव जिहाद का लांछन नहीं उछाला जा रहा है। दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, दोनों अंडरग्राउंड, और दोनों आइडियोलॉजिकली एक ही ग्राउंड पे हैं। फिर वो अपने बायसेस को ओवरकम करते हैं। मुसलमान को, आदमी को ये डर है कि ये मुझे गौमूत्र पिला देगी, और हिंदू लड़की को ये डर है कि इतने गंदे घर में मैं कैसे रहूंगी।
कैसे वो अपने उन बायसेस को ओवरकम करते हैं। कहानी की स्ट्रेंथ ये है। लेकिन जो मेरा चैलेंज था वो I was gritting my teeth constantly while I was translating it. But then I said that ये सब भी प्रिंट में पढ़ के शायद हम truly wins करें. I hope it makes somebody very uncomfortable. And then my job is done. As a translator or a writer for that matter, your job is not to make things easy. आपको कभी ना कभी चैलेंजिंग चीजें भी सामने रखनी पड़ती हैं ताकि लोग सोचें कि हाउ एब्सर्ड इज दिस। ये जरूरी है। इसलिए ये कहानी, जो मैं नहीं कहूंगी मेरी फेवरेट थी, लेकिन हाँ मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कहानी थी पढ़ना और फिर उसका ट्रांसलेट करना। इसलिए जरूरी थी कि उसको मैं शामिल करूं। I'm really excited about this book. तहे दिल से शुक्रिया फॉर राइटिंग दिस। बहुत सारे नाम तो मुझे पता भी नहीं थे जितने लोगों का आपने इसमें शुमार किया है। लेकिन अगर कोई उर्दू का नॉन स्पीकर, जिसे उर्दू से उनसियत है पर समझ ज़्यादा नहीं आती है, उतनी फ्लुएंसी भी नहीं है, अगर ऐसा कोई इंसान ये किताब उठा के पढ़ना चाहे, या कोई ऐसा ही क्यों ना हो जो ये सोचता हो कि उर्दू एक कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो उनके लिए टेक अवे क्या होगा इस बुक के जरिए? इस किताब का टेक अवे ये है कि अदब का, साहित्य का, लिटरेचर का कोई मजहब नहीं होता। अदब अच्छा या बुरा हो सकता है, टॉपिकल या लास्टिंग हो सकता है, आपके दिल पे छाप छोड़ सकता है या आपको बिल्कुल अनटच छोड़ सकता है। ये सब चीजें तो अदब कर सकता है, लेकिन अदब का मजहब बजाते खुद कुछ नहीं होता है। ऐसा मेरा मानना। उर्दू जो है वो सिर्फ एक मजहब की कहानी नहीं है, वो सभी की कहानी है। आप तैयार तो हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी है। हिंदुस्तान की कहानी है। उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू की कहानियां हिंदुस्तान की कहानियां हैं, और उर्दू के लिखने वाले हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में। आप भी अपना ख्याल रखें, किताब खरीद लीजिए और ज़रूर पढ़िएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज।